फैजल खान केस में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। बॉडीगार्ड के हथियारों की जांच में उठे गंभीर सवाल। पुलिस की केस डायरी ने खोले कई बड़े राज। एक वीडियो, 2 हथियार, पुलिस की केस डायरी में दर्ज कुछ नए खुलासे और अब 30 जून की वह तारीख जिसका इंतजार सिर्फ अदालत नहीं बल्कि पूरा बिहार कर रहा है। पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद में अब कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर नया दस्तावेज, हर नया दावा और हर नई सुनवाई अपने साथ कई नए सवाल लेकर आ रही है। जिस मामले को कुछ लोग कोचिंग संस्थानों के विवाद तक सीमित मान रहे थे, अब वही मामला हथियारों, परमिट, फायरिंग और कानूनी जिम्मेदारियों के सवालों के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। और इस बार चर्चा के केंद्र में है खान सर उर्फ फैजल खान के दोनों सुरक्षा गार्ड और उनके हथियार। सवाल ये भी कि इस फिल्म के डायरेक्टर आखिर है कौन, किसने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है, पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। कहते हैं कई बार कहानी का सबसे बड़ा राज वहीं छिपा होता है जिस पर शुरुआत में किसी की नजर ही नहीं जाती। अब देखिए ना, पटना पुलिस की अपडेटेड केस डायरी में दोनों बॉडीगार्ड के हथियारों को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। सूत्रों के अनुसार खान सर के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह के पास मौजूद हथियार को लेकर पुलिस ने दावा किया है कि उसके इस्तेमाल के लिए बिहार राज्य में आवश्यक वैध परमिट मौजूद नहीं था। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर परमिट नहीं था तो हथियार वहां तक पहुंचा कैसे, और अगर सभी कानूनी प्रोसेसेस का पालन किया गया था तो पुलिस अपनी केस डायरी में इतनी गंभीर आपत्ति क्यों दर्ज कर रही है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पुलिस ने दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि जिस परिस्थिति में हथियार का इस्तेमाल हुआ वह नियमों और लीगल प्रोविजंस के अनुरूप था या नहीं, इसकी जांच अभी भी जारी है। और शायद यही वह बिंदु है जो आने वाले दिनों में पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। कहावत है, जब सवाल हथियारों पर उठने लगे तब मामला सिर्फ घटना का नहीं, कानून का बन जाता है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दोनों हथियारों से जुड़े कई की फैक्ट्स और तकनीकी बिंदुओं को दर्ज किया है। इन फैक्ट्स के सामने आने के बाद अब खान सर की ओर से अदालत में रखा गया आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का तर्क पहले जितना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अंतिम फैसला अदालत को करना है, लेकिन पुलिस की नई रिपोर्ट ने बहस को एक नई दिशा जरूर दे दी है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या यह मामला सिर्फ आत्मरक्षा का था या फिर जांच एजेंसियों को कुछ और संकेत मिले हैं। सवाल ये भी, अगर आत्मरक्षा में इन हथियारों का इस्तेमाल किया है तो हथियारों की परमिट क्यों नहीं ली गई। ये तो वही बात हो गई साहब, सवाल जितने बढ़ते हैं सच उतना ही करीब आता जाता है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उस दिन हुई थी जब खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बाहर हंगामा और पथराव की खबर सामने आई थी। स्थिति तनावपूर्ण थी, माहौल गर्म था और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में कथित तौर पर खान सर के बॉडीगार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। यही वीडियो बाद में जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। पटना की कदमकुआं थाना पुलिस ने इसी वायरल वीडियो को जांच का आधार बनाया। वीडियो की पड़ताल शुरू हुई, फुटेज की जांच हुई, गवाहों से पूछताछ हुई और फिर 4 जून को दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों हथियारों को जब्त किया गया और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी पुलिस की केस डायरी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आखिर क्या कहती है? क्या रिपोर्ट पुलिस के दावों को मजबूत करेगी या फिर बचाव पक्ष को राहत देने वाले फैक्ट्स सामने आएंगे? इसका जवाब फिलहाल जांच एजेंसियों और अदालत के पास है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस इस मामले में नियमों के उल्लंघन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। हालांकि दोनों बॉडीगार्ड के पास हथियारों के लाइसेंस मौजूद थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि लाइसेंस होना और किसी राज्य में उसका वैध उपयोग होना दोनों अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। यही वजह है कि अब बिहार में हथियारों के इस्तेमाल और परमिट से जुड़े नियम इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। सूत्रों की माने तो पटना पुलिस दोनों बॉडीगार्ड के हथियारों के लाइसेंस को
स्थायी रूप से रद्द करने की कानूनी अनुशंसा करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। लेकिन इसी बीच एक और सवाल लगातार उठ रहा है। अगर पुलिस की केस डायरी इतनी मजबूत है तो अदालत का अगला कदम क्या होगा? याद दिला दें कि इस पूरे विवाद में ज्ञान बिंदु कोचिंग के फाउंडर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं दूसरी ओर खान सर को अदालत से राहत मिली थी। उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिला और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई थी। हालांकि उनके दोनों बॉडीगार्ड पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ जांच लगातार जारी है। लेकिन अब जब पुलिस नई केस डायरी के साथ अदालत के सामने पहुंचेगी तो क्या परिस्थितियां पहले जैसी रहेंगी या फिर मामला नई दिशा में जाएगा? और अब बात उस तारीख की, 30 जून, एक ऐसी तारीख जो इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण तारीख मानी जा रही है। पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस को पूरी और अपडेटेड केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही खान सर की गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक भी लगा दी गई थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अदालत के सामने सिर्फ पुराने तर्क नहीं होंगे, बल्कि नई केस डायरी होगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट होगी, वायरल वीडियो होगा, हथियारों की जांच रिपोर्ट होगी और पुलिस के नए दावे भी होंगे। ऐसे में कानूनी जानकारों की नजर इस बात पर है कि अदालत इन फैक्ट्स को किस तरह देखती है। क्या अदालत पुलिस की दलीलों से सहमत होगी? क्या खान सर को मिली राहत बरकरार रहेगी? क्या अग्रिम जमानत पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 30 जून की सुनवाई इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी? फिलहाल इस कहानी के कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं, कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं और कई दावों की सच्चाई अदालत की कसौटी पर परखी जानी बाकी है। अब देखना होगा कि 30 जून को अदालत के भीतर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी एक सुनवाई पूरे मामले की दिशा बदल देती है। इतना ही नहीं, ये मामला खान सर की जिंदगी की गाड़ी की भी दिशा तय करने वाला होगा। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।